नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई बाई ईशान के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जिस कहानीकार कथाकार की आज बात मैं करने वाला हूं, उनकी बात करने से पहले मैं आपको एक धुन सुनाता हूं। टाना ना टाना ना ना ना, टाना ना टाना ना ना ना। जी हाँ, मुझे पता है कि वो लोग जो 80 के दशक में या 90 के दशक में दूरदर्शन को देखकर बड़े हुए होंगे, वो निश्चित रूप से इस धुन को पहचान गए होंगे। मेरे युवा साथी भी जरूर पहचाने होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह धुन थी मालगुडी डेज की, एक ऐसा सीरियल जो दूरदर्शन पे आया करता था 80 के दशक में, 90 के दशक। तो आज जिस कथाकार की मैं बात करने वाला हूं, वह मालगुडी डेज के लेखक हैं। जी हां, R.K. नारायण। बात है 1930 की, जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आंदोलन अपने शवाब पर था और उस समय R.K. नारायण एक कहानी लिखते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी और फ्रेंड जब वो लिख लेते हैं, लेकिन उनको कोई प्रकाशक नहीं मिलता है, उनको कोई पब्लिशर नहीं मिलता है। तो इसके लिए वो बहुत जुगाड़ लगाते हैं, बोलते हैं भाई क्यों आप इसको नहीं छाप रहे हो। तो कई पब्लिशर्स, क्योंकि उसमें ज्यादातर पब्लिशर्स जो थे वो अंग्रेज ही थे, तो वो यह कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि इट्स टू लोकल टू इंडियन, बहुत ज्यादा भारतीय टाइप की ये कहानी है। उनके एक भाई थे और निश्चित रूप से आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, R.K. लक्ष्मण। जी हाँ, वही मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण उनके भाई थे। उनके फ्रेंड थे जो कि इंग्लैंड में रहते थे, उनका नाम था ग्रैहम ग्रीन। तो ग्रैहम ग्रीन के पास स्वामी एंड फ्रेंड की पांडुलिपि उनके हाथ लगती है, वो उसको पढ़ते हैं। वो पढ़कर अचंभित रह जाते हैं और वो कहते हैं कि दिस मैन राइट्स इंडिया लाइक नोबडी कैन। यह आदमी जैसा भारत का चित्रण कर रहा है, जैसा वो भारत के बारे में लिख रहा है, वैसा कोई दूसरा और नहीं कर सकता। और वो बोलते हैं कि नारायण इज चेखोव ऑफ इंडिया। चेखोव रशियन साहित्यकार। तो पहली सफलता उनको मिल जाती है और स्वामी एंड फ्रेंड का प्रकाशन इंग्लैंड से होता है और ग्रैहम ग्रीन उसको पब्लिश करते हैं। एक साहित्यकार के अंदर रोमांटिज्म भी रहता है, वो रोमांटिक भी होता है। उनकी लव मैरिज होती है राजम से और 1939 के आसपास एक ऐसा समय आता है जब महज 29 साल की उम्र में टाइफाइड से राजम का देहांत हो जाता है और अंदर से बिखरे हुए टूटे हुए R.K. नारायण उस समय चामुंडा हिल्स पर जाते हैं और कुछ कहानियों को लिखते हैं। दरअसल राजम की ही याद में उन्होंने द इंग्लिश टीचर लिखी। दोस्तों, ये कहानी इसलिए भी आपको थोड़ी समझनी बड़ी जरूरी है कि ये उन्होंने राजम की याद में जरूर लिखा, लेकिन इसमें एक आदमी एक आत्मा से संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है। दरअसल वो आत्मा और कोई नहीं, वो राजम की ही आत्मा रहती है। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा माय डेज में बताई। अपने एक दोस्त से वो बोलते हैं कि जब कभी भी मैं कहानी लिखने बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजम की आत्मा मेरे बगल में बैठी है और वह उस मेरे सेंटेंस को, उसके वाक्य विन्यास को वह संशोधित कर रही है, उसको करेक्ट कर रही है। एक और बहुत जरूरी बात वो यह कि जिस तरह से उन्होंने अपने पात्रों को गढ़ा, चरित्रों को गढ़ा, और वो साफ साफ कहते थे कि मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है, मेरा जो लीड कैरेक्टर है किसी भी कहानी का, वो बहुत नैतिकता के उच्च मापदंड को स्थापित नहीं करता है। वो बहुत सामान्य आदमी है, उससे गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है और वो बर्बाद भी होता है। शायद यही एक उनका जो दृष्टिकोण था, वह उनको चेखोव की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करता है। 1958 में उन्होंने एक कहानी लिखी, द गाइड। जी हाँ, देवानंद की वो मशहूर फिल्म आपने देखी होगी, सुनी होगी, द गाइड, जिसके गाने भी बड़े फेमस हुए। देवानंद ने दरअसल
जब ये कहानी पढ़ी द गाइड की, तो आर के नारायण से उसके राइट्स को खरीदने की पेशकश की। आर के नारायण ने उसको दिया भी वो राइट्स, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप इसकी जो सेंट्रल थीम है, जो इसकी सोल है इस कहानी की, उससे आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करिएगा। देवानंद अपनी सहमति दे देते हैं। यहां से एक टकराव शुरू होता है, साहित्यिक टकराव, विचारधारा का टकराव। बहुत कम लोगों को पता है कि गाइड 2 भाषाओं में बनी थी, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में। अंग्रेजी में जो स्क्रिप्ट तैयार करके दिया था वो खुद आर के नारायण ने ही दे दिया था, लेकिन व्यावसायिक रूप से अंग्रेजी वाली गाइड ज्यादा चली नहीं। और 1965 में हिंदी में जब गाइड रिलीज होती है, जिसमें देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था, वो बॉक्स ऑफिस के सारे कीर्तिमान वो तोड़ देती। संगीत एस डी बर्मन ने दिया था। तो गाइड जब रिलीज हो जाती है, सक्सेस भी उसको हो जाती है, लेकिन आर के नारायण गाइड के चित्रण से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनका ये कहना है कि राजू, यानी कि जो लीड कैरेक्टर जिसको देवानंद ने प्ले किया था, कि हिज राजू is actually a sinner seeking redemption, seeking salvation. But in cinema, in that guide, Raju, he is a hero seeking glamour. और इसको लेकर वो द हिंदू में और माई डेज में भी आलोचना वो करते हैं और कहते हैं कि उनका राजू एक साधारण आदमी है, वो कोई संत नहीं है। और वो उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है, द हिंदू में उनका एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने लिखा कि हिज राजू इज सेंट नॉट बाय चॉइस बट बाय एक्सीडेंट। कि उनका जो राजू था वो संत नहीं था, वो उसको संत बाद में बन जाना पड़ा। जिसको लेकर देवानंद जी ने एक अपनी जो उनकी आत्मकथा आई, रोमांस विद द लाइफ, 2007 में, उसमें बोले कि आर के नारायण जी निश्चित रूप से एक फाइन जेंटलमैन है, अच्छे जेंटलमैन है, लेकिन ही नेवर अंडरस्टूड सिनेमा। उनको कभी सिनेमा की खास जानकारी नहीं दी। अपने अंदाज में वो बेबाक बेलौस उन्होंने कहा। जिसका उत्तर आर के नारायण ने बहुत ही शालीनता से, साहित्यिक तरीके से दिया। वो ये था कि साहित्य की भाषा मौन होती है और इस मौन को सिनेमा को भी समझना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत से किस्से उनके रहे। और एक और बात, जब मालगुडी डेज, जब 1986 के आसपास जब मालगुडी डेज जब बनना शुरू हुआ उनकी ही कहानी पे, स्वामी एंड फ्रेंड, तो मालगुडी डेज का एक बड़ा रोचक किस्सा है मालगुडी बनने का, कि उस गांव का, उस कस्बे का नाम मालगुडी कैसे पड़ा। तो एक बार वो चेन्नई के, जो कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास में एक बार वो टहल रहे थे, तो उनको 2 जगह दिखी, 2 रेलवे स्टेशन दिखे, एक मल्लेश्वरम और एक बसवनगुडी। तो मल्लेश्वरम का MEL और बसवनगुडी का गुडी, मालगुडी, तो मालगुडी को उन्होंने मिक्स किया और इस तरह से एक नया कस्बा आ गया मालगुडी। और वो ये अपनी आत्मकथा में वो इस बात का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि I just took 2 syllables and this is the way I gave a new town to India. कि मैंने एक नया कस्बा, एक नया शहर भारत को दे दिया मालगुडी के रूप में। दोस्तों, चलते चलते एक और जरूरी बात आपसे मैं बता दूं कि उनकी कहानी के जो पात्र थे वो दरअसल वो खुद थे। स्वामी एंड फ्रेंड का जो स्वामी, जो छोटा बच्चा है, नारायण दरअसल उसमें अपने बचपने को चित्रित किए थे। वो जो शरारती है, डरपोक है, जिज्ञासु है, ये तीनों क्वालिटी आर के लक्ष्मण जी में थी अपने बचपन में, और इस बात को वो स्वीकार करते हैं। एक कैरेक्टर उन्होंने गढ़ा चंद्रन का। चंद्रन
एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत पढ़ाकू है, रोमांटिक भी है, शांत भी है। उसको एक लड़की से मोहब्बत होती है और परिवार के और समाज के दबाव में उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है। चंद्रन बुरी तरह से टूट जाता है अंदर से और चंद्रन घर बार परिवार समाज सब छोड़कर संन्यास की राह पर निकल जाता है। चंद्रन को रास्ते में जब कई ऐसे वाक्य होते हैं तो चंद्रन को लगता है कि पलायनवादिता दरअसल सच की तलाश नहीं हो सकती है पलायनवादिता से, और इस तरह से चंद्रन वापस से अपनी सामान्य जीवन में प्रवेश कर जाता है। इन चरित्रों को अगर आप देख रहे हो, चाहे वो भले ही राजू हो या चंद्रन हो, एक और कैरेक्टर है मार्गेया का, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मार्गेया एक वित्तीय सलाहकार है जो कि लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देता है और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी हो जाता है। जिससे होता क्या है कि जो उसके आसपास के लोग हैं, परिवार है, उसके दोस्त हैं, सब उससे छूट जाते हैं और अंत में मार्गेया बर्बाद हो जाता है। अगर आप राजू, मार्गेया या फिर चंद्रन को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों ही कैरेक्टर में, इन तीनों ही चरित्रों में कोई उच्च आदर्श स्थापित नहीं है, कोई बड़ा नैतिक आदर्श जैसी चीज स्थापित नहीं है इन चरित्रों में। बहुत ही सामान्य आदमी है। इन चरित्रों के बारे में, और इन्हीं चरित्रों नहीं बल्कि अपनी कहानी के हर चरित्र के बारे में, हर प्रोटैगनिस्ट के बारे में आर के नारायण जी लिखते हैं और ये बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कहानी का जो चरित्र है वो दरअसल मध्यम वर्गीय भारतीय ही है, जो कि नैतिकता और आत्ममुग्धता और आत्मबोध के बीच में वो पिसता रहता है। एक और उसकी महत्वाकांक्षा है, एक और नैतिकता है। इन दोनों के बीच में ही पिसते पिसते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और कहीं ना कहीं चेखोव की कहानियां भी बिल्कुल इसी तरह थी, जिनके चरित्र बहुत ही साधारण थे, जिनकी कहानी के चरित्र बहुत ही साधारण थे। कोई उच्च नैतिकता, कोई उच्च मापदंड, कुछ भी ऐसा कुछ उन्होंने स्थापित नहीं किया। दोस्तों, किस्से तो बहुत से हैं। एक और किस्सा चलते चलते आपसे बताऊं कि गांधी जी भी बहुत बड़े प्रशंसक थे आर के नारायण के। एक बार गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी कहानियों के चरित्र इतने साधारण क्यों होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट पढ़ के उन्होंने ये दरअसल बात पूछी। तो आर के नारायण जवाब देते हैं कि बापू, आम भारतीय दरअसल महल में नहीं, सड़क के किनारे बैठे मिलते हैं। इस तरह से भारतीयता से, आम जनमानस से जिस तरह का जुड़ाव था, वह जुड़ाव सीधा सीधा प्रतिबिंबित हो रहा था आर के नारायण की कहानियों में। दोस्तों, एक और बात, 1986 का ही वो समय था जब भारत की ओर से नोबेल इन लिटरेचर के लिए जो शख्स का नाम भेजा गया था नोबेल प्राइज के लिए, वो आर के लक्ष्मण ही थे, आर के नारायण ही थे। लेकिन आर के नारायण की जगह कोई नाइजीरियाई लेखक को वो अवार्ड मिला। लेकिन आर के नारायण की रचनाशीलता इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने लिखा भी है कि मुझे अवार्ड या रिकॉग्निशन तब मिला जबकि मुझे इसकी बहुत कुछ खास जरूरत नहीं रह पाई। तो आज 10 अक्टूबर है, इस महान कथाकार का जन्मदिन, और मैं युवाओं से, आप सभी से मैं इस एपिसोड के जरिए एक अपील भी करूंगा कि आप, चाहे द गाइड हो, द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड, अगर आप नॉवेल पढ़ने के शौकीन हैं, आप अगर फॉरेन राइटर्स की अगर आप नॉवेल आप रिकमेंड करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो एक बार जरूर आप आर के नारायण को पढ़कर देखिए और आपको ये पता लगेगा कि भारत कहां बसता है। धन्यवाद।